हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डेली कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लेके आई हूँ आपके लिए लेक्चर 1 एडजस्टमेंट का। तो हम शुरू करते हैं मीनिंग से। तो समायोजन का अर्थ किसी भी हिसाबी वर्ष के अंत तक यद्यपि सभी खातों में प्रविष्टि पूर्ण हो चुकी होती है, किंतु फिर भी आय तथा व्यय की कुछ मदें ऐसी होती हैं जिनका लेखा वर्ष के अंत तक या तो आंशिक रूप से हो पाता है या तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। आंशिक यानी कि बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं हो पाता है, या तो थोड़ा हो पाता है। अतः अंतिम खाते बनाने से पूर्व इन मदों की रकम अमाउंट को भी हमें हिसाब किताब में शामिल कर लेना आवश्यक होता है। नहीं तो अंतिम खाते से ना तो व्यवसाय की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अंतिम खातों से हमें, अगर हम इसमें छोटी-छोटी चीज़ें हमारी रह गई हैं अमाउंट्स, अगर हम वो नहीं डालेंगे तो उससे हम अपने खातों को सही से नहीं प्रदर्शित कर पाएँगे, नहीं दिखा पाएँगे कि उसमें पूरा शुद्ध लाभ हुआ है या हानि हुई है कैसी। तो इसको हम विश्वसनीय, कोई विश्वास नहीं करेगा हमारे बिज़नेस पर। फिर इन मदों को शामिल करने के लिए जो लेखे बनाए जाते हैं, इन एडजस्टमेंट को बनाने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कहते हैं। इस प्रकार समायोजन उन सुधारों या लेखों को कहते हैं जिनके द्वारा ऐसे समस्त अलिखित यानी कि जो नहीं लिखे गए आय, इनकम, व्यय, एक्सपेंसेस को अंतिम खातों में क्लोजिंग फाइनल अकाउंट में शामिल किया जाता है, जिनका लेखा हिसाब की पुस्तकों में नहीं किया गया है अथवा लेखा अपूर्ण रूप से रह गया है, या तो नहीं पूरा ही नहीं करा जाता है या तो थोड़ा सा रह जाता है कभी-कभी। तो जैसे इसके एग्जाम्पल हैं कुछ। अदत्त व्यय यानी कि अदत्त व्यय देना बाकी, जो हमने पेमेंट हमें करना था, कुछ 3 महीने का कोई पेमेंट करना था और हमारा हिसाबी वर्ष कभी 3-3 महीने में पेमेंट करते हैं और 3 महीने, हमारा हिसाबी वर्ष अप्रैल से मार्च चलता है। तो हम लास्ट हमारा लास्ट किस्त हमने दी है अपनी जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अब हम किस्त कब देंगे? अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा देना बाकी होगा। और जो मिलना बाकी होता है, मतलब हमने कमा लिया है, मिला नहीं है, तो वो हमारा एक्रूड होता है। और ये हमारा क्वेश्चन है। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। तो गाइस, ये था हमारा समायोजन का मीनिंग। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना क्वेश्चंस करना, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको वैसे ही बनाना है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। उसमें बस छोटी-छोटी चीज़ें जो एडजस्टमेंट आएँगी, जो हमें करनी होती हैं, इसमें जो मिस्टेक रह जाती है वो हम करेंगे बस। मैं आपको वहीं पर ही आपको उस चीज़ को मैं डिटेल से समझा दूँगी। इसमें हमारा प्रारंभिक रहते ऐसे दे रखा है जैसे शेष माल। तो शेष माल हमारा इतना है 6422 का। फिर वाहन व्यय है, यानी कि व्हीकल एक्सपेंसेस, ये हमारा ट्रेडिंग में ही जाएगा क्योंकि ये हमारे निर्माण और उसके माल को लाने व ले जाने के से संबंधित है। तो आपको पता होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्राप्त कराया, ये प्रॉफिट एंड लॉस में। हम अभी देखते हैं ट्रेडिंग में हमारा क्या जाना है। परचेज़ जाएगी, परचेज़ रिटर्न नहीं दे रखी है। और माल की वापसी, ये हमारा ये हमारा दे रखी है, माल की वापसी दे रखी है 190 रुपये। ये परचेज़ हमारा डेबिट साइड आता है, तो परचेज़ रिटर्न क्रेडिट साइड होगा। इन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया कौन सी क्रय वापसी, कौन सी विक्रय वापसी, लेकिन इनको डेबिट और क्रेडिट साइड में डिवाइड कर दिया है। जो डेबिट साइड में वापसी दे रखी है वो हमारी सेल पे जाएगी। सेल हमारी कितने की है? 66,118। तो उसकी विक्रय वापसी है 250 और क्रय वापसी ये रही। तो अब हम मजदूरी डाल देंगे और बस। अब आते हैं हम इसके एडजस्टमेंट पर। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा पहले समझा देती हूँ क्या है। इसमें दे रखा है हमें निम्न समायोजन भी करने हैं। तो मजदूरी जो अभी देनी है 1750, तो अभी देनी है, यानी कि देना बाकी है। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जो हमें देना बाकी होते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से भी समझाती हूँ। अदत्त व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो दे तो हो गए, मतलब हमने दे तो दिए हैं, किंतु जिसका भुगतान अंतिम खाते में तैयार करते समय हमने नहीं किया है। जैसे अदत्त वेतन। तो अब अदत्त व्यय हमारा क्या होता है? अदत्त व्यय जैसे कि हमने कोई पेमेंट कर दिया, मतलब हमारे पास से पेमेंट जाना है। जैसे सैलरी है, सैलरी हमें देनी है किसी को, लेकिन हमने अकाउंट में तो हमारी दे हो गई है, लेकिन हमने असल में उसको नहीं दिया है, इसका पेमेंट नहीं किया है, ठीक है? तो देना बाकी है। ऐसे व्ययों को हम खातों में दिखाना तो पड़ता ही है उनको, जिनका भुगतान तैयार करते समय हमने नहीं किया हो। और ऐसे व्ययों की उपयोगिता तो किसी हिसाबी वर्ष के दौरान प्राप्त कर ली गई होती है, किंतु वर्ष के अंत में उनका भुगतान नहीं किया गया होता है। उदाहरण के लिए किसी एक व्यापारी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। वह अपने भवन का किराया हर तिमाही अदा करता है।
मतलब हर 3 महीने में वो अपना किराया देता है। ऐसी दशा में उसे पूरे वर्ष का किराया 4 बार अदा करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहली तिमाही अप्रैल, मई तथा जून का किराया जुलाई के प्रथम सप्ताह में, इसी प्रकार दूसरी तिमाही का किराया अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और तीसरी तिमाही का किराया जनवरी के प्रथम सप्ताह में और चौथी तिमाही का किराया अगले वर्ष के प्रथम सप्ताह में अदा होगा। तो मतलब इस प्रकार पूरे वर्ष का लाभ उठा लेने के पश्चात भी इस वर्ष में किराया केवल 3 बार अर्थात 9 माह का ही दिया गया। अतः शेष 3 माह का किराया 31 मार्च को अदत्त समझा जाएगा, क्योंकि हमारा 31 मार्च को जो हमने अपने कौन से माह का किराया दे दिया, हमने जनवरी तक का दे दिया, फिर फरवरी, मार्च, जनवरी के पहले सप्ताह का दिया है हमने, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि हम खाते हमारे, क्योंकि शेष 3 माह का किराया बचा। कैसे? हमने 3-3 माह में हमें किराया का देना था, तो सबसे पहले हमने दी तिमाही हमने शुरू करी जुलाई से। क्यों? अप्रैल से होता है स्टार्ट, अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई में प्रथम सप्ताह हुआ जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में प्रथम सप्ताह, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में प्रथम सप्ताह। तो अगले साल का हमारा जनवरी आ गया। अब हमें अगली तिमाही कब देनी होगी? जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अप्रैल के प्रथम सप्ताह में देनी होगी। तो 3 माह हमारा देना तो बाकी है, देना बाकी इसी को कहते हैं हमें अकाउंट में देना है। उस साल दे हो चुका है, लेकिन हमने खातों में उसे नहीं दिखाया है। तो इसे हम वेजेस अकाउंट में ऐसे करके दिखाएंगे, जैसे वेजेस की अमाउंट जो है हमारी वो बाहर नहीं डलेगी, अमाउंट में अंदर डलेगी सबसे पहले। तो कितनी वेजेस है हमारी? 4680, इसमें हमें ऐड कर देना है, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। जो देना बाकी होते हैं आउटस्टैंडिंग, ये हमारे जुड़ते हैं। अब हम डालेंगे बाय सेल्स। सेल्स हमारी है 66,118 माइनस सेल्स रिटर्न 250, क्लोजिंग स्टॉक 9614। अब हम बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस कर देंगे और जीपी निकाल लेंगे। तो हमारी जो भी एडजस्टमेंट होती हैं, हमें उन पे टिक लगा लेना चाहिए क्वेश्चंस में। जैसे मजदूरी पे दी थी, मजदूरी पे आप पॉइंट कर दीजिए, इस पे आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अभी आप किराए पे आ गए, जो अभी प्राप्त करना है, किराया जो अभी प्राप्त करना है, मतलब कुछ जैसे ये अभी देना बाकी था, ऐसे ही अभी प्राप्त करना है हमें। हमने कमा तो लिया है, पर हमें अभी मिला नहीं है, तो ये हमारी इनकम हुई एक तरीके से। तो इनकम में ये ऐड होता है, इसे हम एक्रूड रेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये 100 रुपये का है, तो इसे हम रेंट में एक्रूड रेंट के नाम से ऐड करके दिखा देंगे। देखिए रेंट 840, एक्रूड रेंट 100 रुपये, 940, और डिस्काउंट आ गया 360 का, बाय कमीशन आ गया 50। अब यहाँ पर एक न्यू एंट्री है, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का संचय करना है। तो ये क्या होता है संदिग्ध ऋणों के लिए? जो देनदार हमें अभी माल नहीं, रुपया हमारा नहीं चुका पाएंगे, उनके लिए हमें एक संचिति बनानी पड़ती है। जैसे हमें भविष्य की हानि को देख के माना था कि इतने % तो हमारे देनदार जो हैं वो हमें पेमेंट करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में देखना होता है कि बैड डेब्ट्स है या नहीं। बैड डेब्ट्स है, तो बैड डेब्ट्स कितने का है हमारा? बैड डेब्ट्स 460 का, तो 460 का बैड डेब्ट्स है। और इसमें ये जो, इसको हम नी रिजर्व के नाम से दिखाते हैं। ये संदिग्ध ऋणों के लिए 5% संचय करना है, तो इनको हम निकालेंगे देनदारों पर, 5% देनदारों का। तो 8,000 के देनदार दे रखे हैं, ये था आपका शुद्ध ऋण 460 का, और संदिग्ध ऋण संचिति भी दे रखी है, तो इसको हम ओल्ड रिजर्व कहते हैं। ये जो हमारा 5% निकलेगा, ये हमारा न्यू रिजर्व होता है, जो हमारा देनदारों पर ही निकलता है, क्योंकि देनदार ही हैं जो हमारे इतने % जो अब नहीं देंगे, तो इनका हमें नया रिजर्व बनाना होता है, क्योंकि बैड डेब्ट्स पहले से ही हमारे पास हैं कि इतने बैड डेब्ट्स जो हमें नहीं मिलेंगे 460 के, तो इसलिए ये जो है न्यू रिजर्व, ये इसमें ऐड होता है, और जो पुरानी संचिति होती है हमारी जो पहले बनाई हुई है, वो इसमें से हमें माइनस करनी होती है। तो न्यू रिजर्व हमारा कैसे कैलकुलेट होगा? देनदार हमारे 8,000 के हैं, 8,000 का 5% हम निकाल देंगे, तो 8×5 40, 400 रुपये आ गए। 400 रुपये इसमें ऐसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसमें ओल्ड रिजर्व। ओल्ड रिजर्व हमारा कितने का है? ओल्ड रिजर्व हमारा है 390, तो 390 इसमें माइनस कर देंगे, तो ये 470 अमाउंट हमारी जो है वो हमारी बाहर हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं भवन के ह्रास पर। भवन पर ह्रास मतलब भवन में कमी, 5% ह्रास, इसको हम डैप कहते हैं। पूंजी कैसे निकलता है भवन पर ह्रास? भवन हमारा दे रखा है ये दे रखा है 6,000 का, तो 6,000 का हमें 5% निकाल देना होगा। तो जो 5% आएगा वो हमारा
अप्रत्यक्ष व्यय होता है। ये सब कुछ हमारे अप्रत्यक्ष इनमें डेबिट साइड ही जाते हैं, ठीक है। 5% हम यहाँ दिखा देंगे। यदि पूंजी पर 3% की दर से ब्याज देना है तो पूंजी हमारी है 27,000 की, इसका 3% निकाल के पूंजी पर ब्याज दें। ये भी हम पूंजी हम किसको देंगे ब्याज? पूंजी का ब्याज जिसको भी देंगे वो हमारे लिए एक्सपेंस हुआ एक तरीके का, तो 3% हमारा डेबिट साइड ही जाएगा। फिर बचा हमें एडजस्टमेंट की एंट्री 2 साइड करनी होती है। ये हमें याद रखना है कि ये जो एडजस्टमेंट हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में करी है इसको बैलेंस शीट में भी हमें दिखाना है। तो अभी हम डेप निकालते हैं, पूंजी पर ब्याज निकाल के दिखाते हैं आपको। बिल्डिंग है 6,000 की, इस पर हमें डेप लगाना है 5% का, 5 के 30, तो ये हमारा डेप इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डेप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी थी 27,000 की, उस पर हमें 3% निकालना है, तो 810 रुपये। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें भी ये एडजस्टमेंट जाती हैं। देखिए हमने ये सब डाल दिया है और हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है। आपको ऐसे ही पुट करनी है सब एंट्रीज़ को। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये मजदूरी अभी जो देना बाकी थी हमारी 1750 की, ये हमारी आउटस्टैंडिंग, ये हमारी लायबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि ये हमें अभी देना है, ये हमारा दायित्व है। और किराया जो अभी प्राप्त करना है हमारा, ये हमारा इनकम हो गई एक तरीके से, तो ये हमें एसेट्स हो गई हमारी, जो हमें मिलेगी। और संदिग्ध ऋणों की 5% का संचय जो हमने निकाला था, तो वो जो हमारा न्यू रिजर्व आया था, हमारा न्यू रिजर्व कितना आया था? 5% देनदारों का 5%, 400 रुपये का तो जो न्यू रिजर्व आया था वो हमारा देनदारों में से जितने के देनदार हैं उतने में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इतने देनदार अब हमें पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही भवन पर हिरास जो लगा है वो भवन में से माइनस हो जाएगा जितना आया था हमारा, और पूंजी पर ब्याज जो है वो जुड़ जाएगा। पूंजी कितने की है हमारी? 27,000 की, उसमें नेट प्रॉफिट जुड़ेगा। फिर जो हमारा ब्याज आया है वो भी उसमें जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हमने ब्याज देंगे वो हम अपने व्यापार को ही तो देंगे। वो पूंजी भी हमने व्यवसाय के लिए एक तरीके का लोन होती है, तो हमें जो ब्याज देना होगा वो व्यापार में ही आएगा हमारे, इसलिए पूंजी पर ब्याज जो होगा वो हमारा इसमें ऐड होता है। तो हमें बैलेंस शीट में क्या क्या डालना है? हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, सबसे पहले पूंजी जाएगी लायबिलिटी में, उसमें हमारा नेट प्रॉफिट जो आया था वो हम इसमें ऐड कर देना है, और फिर इसमें हमें जो पूंजी पर ब्याज आया था हमारा वो ऐड कर देना है, ठीक है। और बिल्स पेबल जाएंगे 3,080 के हैं। और क्या जाएगा? लेनदार हमारे क्रेडिट साइड दे रखे हैं 2,442, और ये हमारे डेब्टर्स हैं। लेनदार जाएंगे उसमें, और हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में हमारा सबसे पहले जाएगा बिल्डिंग का 6,000 में से माइनस कर देंगे हम, इसकी जो डेप आया था 5%, वो माइनस करके वो बाहर जाएगा। और फिर हम डालेंगे बैंक में शेष धन हमारा 14,100 का, सनी डेटर्स 8,000 के, उसमें से माइनस होंगे 5%, 400 रुपये, फिर बाहर जाएगा। और हम डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक। हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 9,614 रुपये का, तो ये हमारा चला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं और दोनों का बैलेंस टैली करते हैं। तो गाइज़ ये हमारा बैलेंस शीट बनके रेडी है, बिल्कुल रेडी है। बैलेंस शीट हमारी बिल्कुल मैच कर गई है, ये बिल्कुल सही बनी है। तो आपको ऐसे ही इसमें एंट्रीज पुट करनी होगी, कैश एट बैंक, ये सब एक्रूड रेंट। जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट आती जाएंगी मैं आपको अच्छे से समझाती जाऊँगी, जैसे आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप इस पर कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको चैप्टर समझाया है पूरा, ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पूरा चैप्टर समझाया है डिटेल से। मैं ऐसे ही आपको एडजस्टमेंट भी समझाऊंगी, और आपको पसंद आएंगी वीडियोस तो मैं और वीडियोस लेके आऊँगी, जैसे बैंक संबंधी लेन देन है, बैंक रिकन्सिलेशन अकाउंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूँगी। ओके, इसमें आपको सारी एंट्रीज़ कहाँ डालनी है ये सब दे रखा है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।